मैं जगरूप सर सभी बच्चों का ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूँ। आई हेल यू गाइस ऑन दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। आज हम आप लोगों के लिए सिंथेसिस में महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज उसके आगे ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एक्सरसाइज 3 में बताता है बेटे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या चीज़ होती है। ये क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब किसी हम एक्सरसाइज को बनाते हैं तो उस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो कल हमने सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर कुछ बातें डिटेल में बताई थी, उसके विषय में बताया था। आज हम सिंपल सेंटेंस लेकर चल रहे हैं। सिंपल सेंटेंस तो बताया था सिंथेसिस क्या चीज़ होती है, सिंथेसिस कहते किसको। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सब समझाया था। उसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो सिंथेसिस है तो इसमें सिंपल और सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में रूल नंबर कहता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को समझाइए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या चीज़ होती है सिंपल सेंटेंस में। तो ये सिंपल सेंटेंस में हम एक नियम प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर हमें जान जाए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है और इसका प्रयोग क्या है तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रहेगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि नॉमिनेटिव जो एब्सोल्यूट है ये क्या चीज़ है। ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है ये क्या है। तो अब इसके विषय में जानने के लिए बहुत ही सरल उपाय ये है कि ये नॉमिनेटिव और यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिस वाक्य में दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं, एक पहला वाक्य ये है इसका सब्जेक्ट ये और दूसरा वाक्य ये है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ये, दोनों भिन्न भिन्न, पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट जब आपस में भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जब दोनों वाक्य जिन्हें हम जोड़ना चाहते हैं सिंपल सेंटेंस के माध्यम से, जब हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो उसमें देखा जाता है कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं। और जब ये ऐसी दशा में जब भिन्न भिन्न होते हैं तो वे अपने यथास्थान पर बने रहते हैं, उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन को नहीं किया जाता है। माने ये सब्जेक्ट जो हैं दोनों वाक्यों के ये अपने स्थान पर यथास्थान पर बने रहेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तात्पर्य ये हो गया दो दिए हुए वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की परिभाषा लिख रहे हैं। दो दिए हुए वाक्यों में जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट क्या है कर्ता, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो वे अपने यथास्थान पर बने रहते हैं। तो होता क्या है, तो वे अपने यथास्थान पर बने रहते हैं, यथास्थान पर बने रहते और हैं। फिर एक बार सुनिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या बताता है कि दो दिए हुए वाक्य, माने जो ऐसे वाक्य जिनको हम आपस में जोड़ रहे हैं,
सिंपल सेंटेंस के माध्यम से, तो होता क्या है कि वे अपने यथास्थान पर बने रहते हैं। माने पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है द वेदर, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट जो लिखा है द प्लेन, ये दोनों अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, इन्हें कहीं हटाया नहीं जाएगा। तो इसका जब ये हटेंगे नहीं, अपने स्थान पर बने रहेंगे, तो ये देखा जाता है क्या कि दो दिए हुए वाक्यों में किसमें कार्य पहले समाप्त हुआ है। दो दिए हुए वाक्यों में, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, माने जो दो वाक्य दिए हुए हैं उनमें देखा जाएगा कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है। तो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, कार्य पहले समाप्त हो जाए, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, माने दो वाक्य होंगे, काम किसमें पहले खत्म हुआ है, काम किसमें बाद में खत्म हुआ, ऐसा देखा जाएगा। तो जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, यदि उस वाक्य में, यदि उस वाक्य में, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटे, यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर, वर्ब के स्थान पर, यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर was, were, is, am, are, is, am और are आ जाए तो उसे being में बदल दिया जाएगा, उसे being में बदल दिया जाएगा। फिर एक बार ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा। हमने क्या बताया कि दो दिए हुए वाक्यों में, वाक्य तो दो होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं, पहले दो ही वाक्य लेकर चला जाएगा। दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, क्या हो जाए बताओ, कार्य पहले समाप्त हो जाए, यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर, माने यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर was, were आए, is, am, are आए, तो उसे being में बदल दिया जाएगा और दूसरे वाक्य को कामा लगाकर लिख दिया जाएगा। इसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में being का प्रयोग कहेंगे। बताओ समझ में आ गया being क्या चीज है, कहां से आता है। फिर एक बार सुन लीजिए, दो जो दिए हुए वाक्य हैं और जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है। बेटे समझ में आ गया हमने क्या बताया है। तो हम इस वाक्य को लेकर चल रहे हैं और ये वाला सूत्र इसमें जोड़ेंगे। अब यदि जब सूत्र जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है। तो बहुत ध्यान से सुनोगे। बताता है द वेदर वाज स्टार्मी। द वेदर का अर्थ होता मौसम, वेदर माने मौसम, वेदर माने मौसम, वेदर माने मौसम। द वेदर वाज स्टार्मी, वेदर माने मौसम, वाज माने था, स्टार्मी माने तूफानी, मौसम तूफानी था। बताओ बेटे मौसम कैसा था, तूफानी। द प्लेन माने वायुयान, गाट लेट विलंब हो गया, वायुयान को देर हो गई, घाट माने प्राप्त किया या हो गई, लेट माने देर या विलंब। बहुत ध्यान सुनोगे। हमारे पास कहता है दो वाक्य हैं, एक कौन वाक्य है, द वेदर वाज स्टार्मी, दूसरा वाक्य क्या है, द प्लेन गाट लेट। तो वाक्य हमारे पास कितने हैं, दो दो दिए हुए वाक्य होंगे जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाए। बताओ पहले मौसम तूफानी था कि पहले वायुयान को देर हो गया। पहले बच्चे इसको देखेंगे हमने क्या लिखा है, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए। तो पहले बताओ कार्य किसमें समाप्त हो रहा है बेटे, कार्य समाप्त हो रहा है कि मौसम तूफानी था, लिखा है द प्लेन गाट लेट।
और प्लेन माने वायुयान को और गॉडलेट माने देर हो गई। बताओ कार्य पहले किसमें समाप्त हुआ है? कार्य पहले मौसम तूफानी था तो इसमें समाप्त हुआ है। भाई मौसम तूफानी था तो कार्य पहले मौसम तूफानी था और बाद में लेट कौन हुआ है? वायुयान। तो पहले कार्य इसमें समाप्त हुआ है, ये तो बाद में कार्य हुआ है। बेटे समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये जब वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ है, अब हमारे आगे सूत्र क्या बताता? उसके आगे यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर वाज वेयर इज एम आर आ जाए तो देखेंगे इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर, क्रिया के स्थान पर क्या आया है? वाज। तो वाज वेयर आ जाए, इज एम आर आ जाए तो हम उसे किस में बदल देंगे? तो उसे बीइंग में बदल दिया जाएगा। बेटे यहां से हमने क्या हटाया? वाज। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बीइंग। बेटे समझ में आया? उसके ऊपर बताता क्या है? दो दिए हुए वाक्यों में जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो वे अपने यथास्थान पर बने रहेंगे। बताओ यथास्थान पर कौन बना रहेगा? सब्जेक्ट। वे हटेंगे नहीं, जहां है वहीं बने रहेंगे। तो बताओ ये बनकर तैयार हो गया। द वेदर और वाज के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? बीइंग। तो यहां से हम इसे हटाते हैं, यहां पर हम क्या लिखते हैं? बताओ बेटे, बीइंग। द वेदर बीइंग। आगे क्या लिखा है? स्टार में। ये कामा लगाने के बाद ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा क्योंकि आपस में दोनों वाक्य जुड़ गए, अब अलग अलग नहीं। यहाँ फुल स्टॉप था तो कामा लग गया और ये जो कैपिटल लेटर टी थी इसको दा ऐसे लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में, आपस में जुड़ गए। बताओ बहुत ही एक्सरसाइज सरल है ये। द वेदर बीइंग स्टार्मी, द कामा द प्लेन गॉट लेट। पहला वाक्य समझ में आ गया बेटे? जो नियम बताया उसी के आधार पर शब्द है। दूसरा देखिए बहुत ध्यान से, दूसरे वाक्य में हम लिख लेते हैं यही है कि दो दिए हुए वाक्यों में, यहां से यहां तक है, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, ये इस वाक्य सभी में लागू होगा। ये देखा जाएगा कि दो दिए हुए वाक्य हैं और कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है, किसमें बाद में समाप्त हो रहा है। बच्चे समझ में आ गया? तो देखो बेटे, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, ये देखा जाएगा कि कार्य पहले समाप्त हो जाए। और यदि वर्ब के स्थान पर, यदि वर्ब के स्थान पर वर्ब आई हो, मेन वर्ब, यदि वर्ब के स्थान पर, यहां पर हम लिख दे रहे हैं यदि वर्ब के स्थान पर, अब वर्ब के स्थान पर मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे, अब क्या आएंगे बताओ? यदि वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब लिखा हो, मेन वर्ब लिखा हो, वर्ब के स्थान पर बेटे क्या लिखा हो? मेन वर्ब। मेन वर्ब, वर्ब के स्थान पर क्या लिखा हो? मेन वर्ब। वर्ब के स्थान पर क्या लिखा हो बेटे? मेन वर्ब लिखा हो। बहुत ध्यान सुनना, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा कि ये हमारे सब्जेक्ट के बाद ये हमारा वाज वेयर विल सेल है हमारा, कुछ नहीं। बताता क्या है? यदि वर्ब के स्थान पर क्या लिखा हो? मेन वर्ब लिखा हो तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। बेटे सबकी समझ में आ गया? हमने क्या बताया? हमने ये बताया, फिर सुनो एक बात, दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, फिर सुनो वाक्य दो दिए हैं, दो में से कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है और किसमें बाद में समाप्त हो रहा है। तो ये देखेंगे पहले जिसमें समाप्त हो जाए। यदि उस वाक्य में मेन वर्ब आई हो वर्ब के स्थान पर, माने हेल्पिंग वर्ब आई हो, तो उसे किसमें बदल दिया जाएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। उसी नियम पहले जैसे, पहले हमने क्या बताया था? दो दिए हुए वाक्यों में ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ये अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बेटे सबकी समझ में आ गया? तो हम ये दूसरा वाक्य लेकर चल रहे हैं, ये वाक्य लेकर चल रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। बेटे बहुत ध्यान से सुनोगे। लिखा क्या है? द टीचर एंटर्ड द क्लास। द टीचर माने अध्यापक
इंटर्ड माने प्रवेश किया, अध्यापक ने प्रवेश किया, द क्लास माने कक्षा में। पहले हम बता दें मे की अंग्रेजी यहां नहीं लिखी है, तो जब इंटर आ जाए, बताओ क्या आ जाए, इंटर, और अटैक आ जाए, इंटर आ जाए, अटैक आ जाए, तो इनके बाद प्रीपोजिशन लिखा नहीं जाता है। इंटर आ जाए, अटैक आ जाए, तो इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है। अच्छे बच्चे समझ गए? तो यहां पर इसलिए नहीं लिखा गया, इंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है। तो द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने प्रवेश किया कक्षा में। अब देखो दूसरा वाक्य लिखा है, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, अब स्टूड अप माने खड़े हो गए, तो अब विद्यार्थियों ने बेटे क्या किया, विद्यार्थी जो थे वो खड़े हो गए। तो हम देखेंगे क्या बेटे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट हमें भिन्न भिन्न देखना है, क्योंकि अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्लियर करना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मार्क है कि नहीं है। तो यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक की बात बता रहा है, द टीचर की, और यहाँ पर किसकी बात बता रहा है बेटे, बोलो, स्टूडेंट की। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट बेटे कैसे हो गए, भिन्न भिन्न, इसलिए हमारा वाक्य बताओ किसमें है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाक्य कब होगा, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाएगा। और जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वाक्य होगा तो वे उनके सब्जेक्ट जो है अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी अपने स्थान पर रहेगा और ये भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ लिखा इंटर्ड, ये देखो मेन वर्ब लिखी है, और पहले ये क्लियर कर ले कि इस वाक्य में काम पहले खत्म हुआ लिखा है। दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, पहले भी क्लियर करना है, ये भी देखना है कि दो दिए हुए वाक्य हैं और किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने प्रवेश किया कक्षा में। द स्टूडेंट माने विद्यार्थी, स्टूड अप माने खड़े हुए, यहाँ स्टूडेंट्स होगा, माने विद्यार्थी एक नहीं, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, स्टूड अप माने खड़े हो गए। सभी बच्चे समझ गए हैं? विद्यार्थी खड़े हो गए। तो बताओ कौन काम पहले हुआ है, कार्य किसमें पहले समाप्त हुआ है? पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए कि पहले विद्यार्थी खड़े हो गए? बेटे बोलो। तो हमारे पास क्लियर हो रहा है कि अध्यापक ने पहले कक्षा में प्रवेश किया है, उसके बाद में ही तो विद्यार्थी खड़े हुए हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं? इसका मतलब इस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो रहा है। तो दो दिए हुए वाक्यों में जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाए, अब यही तो बेटे समझ में आया हमने क्या पढ़ाया? दो दिए हुए वाक्यों में कार्य जिसमें पहले समाप्त हो जाए। अब लिखा है यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब आई या मेन वर्ब लिखा हो, यदि वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब लिखा हो, मानी हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो क्या मेन वर्ब हो, तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से समझ रहे हो क्या किया जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसे बदल दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो हमारे पास इंटर्ड शब्द आया क्योंकि वाक्य पहले खत्म हुआ। इसमें बेटे लिखा क्या है? इंटर्ड लिखा है। जब ये इंटर्ड लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने अभी बताया कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, न तो इसमें परिवर्तन होगा ना इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन अब किसमें होगा? सिर्फ इंटर्ड में, क्योंकि मेन वर्ब आई है और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे द टीचर कामा हैविंग इंटर्ड, हैविंग और इंटर्ड, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। एक कामा लगाएंगे, दूसरा वाक्य जोड़ेंगे तो स्मॉल लेटर में दा हो जाएगा। बताओ किसमें बेटे हो जाएगा? स्मॉल लेटर में। यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स स्टूड अप। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया?
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छे बच्चे, कोई भी बच्चा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आज के बाद नहीं भूल पाएगा कि सिंपल सेंटेंस में सेंसेस के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, कभी नहीं भूलोगे। न तो ये दोनों रूल भूलोगे, कौन से, ई जाए मार वाज में आ जाए तो बीइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा, और मेन वर्ब आएगी तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जब भिन्न भिन्न होंगे तो वे अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे, दोनों तो क्लियर हो गए। तीसरा चलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तीसरा वाक्य चलते हैं, द आर्मी अराइव्ड। आर्मी अराइव्ड, देखिए बहुत ध्यान से, द आर्मी अराइव्ड। आर्मी माने सेना, अराइव्ड माने पहुंची, सेना पहुंची। द से लिखा द आर्मी अराइव्ड, सेना पहुंची। दूसरा वाक्य लिखा द रिलीफ वर्क माने राहत कार्य। टू स्पीड माने गति आई, राहत कार्य में गति आई, राहत कार्य तेजी से होने लगा। सेना जब पहुंची है तो राहत कार्य तेजी से होने लगा। बेटे समझ में आ गया? हमने दोनों वाक्य पढ़ा दिए हैं। तो पहले वाक्य में लिखा है आर्मी अराइव्ड, सेना पहुंची। दूसरे वाक्य में लिखा द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, राहत कार्य में तेजी आई। तो बेटे हमने देखना क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखना है। बच्चों क्या देखना है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखना है। तो देखेंगे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान क्या बताई अभी, कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। बेटे समझ में आ गया? तो हम देखते क्या हैं, यहां पर पहले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आर्मी लिखा है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर द रिलीफ लिखा है। द रिलीफ और आर्मी आपस में भिन्न भिन्न है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स द आर्मी एंड रिलीफ। इनका कोई एक ही वाक्य ये नहीं है, तो दोनों आपस में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, इसलिए अपने यथास्थान पर बने रहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे बेटे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सभी बच्चे समझ गए हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? अब हम देखते क्या है, देखते हैं तो दिए हुए वाक्यों में इधर सब लिखा हुआ है। तो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, इतना देखना है किसका, दोनों दिए हुए वाक्यों में से काम पहले किसमें समाप्त हो रहा है। तो बताइए बेटे हमको ये कि सेना पहले पहुंची है कि पहले राहत कार्य में तेजी आई। तो हमारे पास स्पष्ट हो गया है अर्थ से, पहले सेना पहुंची है उसके बाद में राहत कार्य में तेजी आई। तो काम पहले किसने किया? पहले तो सेना पहुंची है, इसका मतलब ये वाला वाक्य हमारा सबसे पहले समाप्त हुआ है और ये वाला वाक्य हमारा उसके बाद में समाप्त हुआ है। तो हमें इस वाक्य को देखना है। तो बताता क्या, हमारा सूत्र क्या बताता है कि दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब आई हो तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। बेटे समझ में आ गया? तो अब हम करते क्या है, काम तो ये खत्म हुआ, इसलिए यहाँ अराइव्ड लिखा है, तो अराइव्ड को मिटाकर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? हैविंग अराइव्ड। सबकी समझ में आया? मेन वर्ब के स्थान पर क्या लिखा है, माने वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब लिखी है, तो क्या हो जाएगा? हैविंग अराइव्ड। सभी बच्चे समझ गए हैं? द आर्मी हैविंग अराइव्ड, ARRIEVED, द आर्मी हैविंग अराइव्ड। अब एक कामा लगाएंगे यहाँ पर भी द आर्मी कामा हैविंग अराइव्ड, या आर्मी हैविंग अराइव्ड एक कामा, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा था। ये अभी हमने ऊपर भी समझाया था, द रिलीफ वर्क टू स्पीड, द रिलीफ वर्क राहत कार्य, द रिलीफ वर्क, रिलीफ माने राहत आराम, और वर्क माने कार्य में, टू स्पीड माने तेजी आई, राहत कार्य में तेजी आई। सभी बच्चे समझ गए तीनों वाक्य? अब आगे चलते हैं। अब तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमें लगता है कोई भी परेशानी नहीं होगी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत जल्दी से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं बेटे, लिखा है द सन रोज। अगले वाक्य में देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखिए बेटे, द सन माने सूरज, रोज माने निकला, सूरज निकला। द फॉग, दूसरे वाक्य में लिखा द फॉग माने कोहरा, फॉग या फौजी, फॉग माने कोहरा।
डिसअपियर्ड माने गायब हो गया। वाक्य हमारे पास दो आए, सूरज निकला, कोहरा गायब हो गया। पहले वाक्य में सूरज निकला, दूसरे वाक्य में कोहरा गायब हो गया। तो हम बेटे क्या देखते हैं, सभी बच्चे देखेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा वाक्य नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है कि नहीं है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फिर बता रहे हैं, एक बार बताओ बेटे, क्या दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो यहां पर पहले वाक्य में सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटे, बोलो, द सन है। दूसरे वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे, बोलो, द फॉग है। ये दोनों आपस में क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अपने यथास्थान पर बने रहेंगे और इसे ही हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बेटे समझ में आया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? ये अपने स्थान पर बने रहेंगे। अब हमने क्या बताया था कि दो दिए हुए वाक्यों में जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाए, दो दिए हुए वाक्यों में जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाए, तो बेटे देखो कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है, द सन रोज, सूरज निकला, द सन रोज, सूरज निकला, द सन रोज, सूरज निकला लिखा है। द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो बताओ पहले सूरज निकला है कि पहले कोहरा गायब हुआ है? बेटे बोलो, पहले सूरज निकला है, कोहरा तो बाद में गायब हुआ है। बेटे समझ में आया? तो वाक्य हमारा ये पहले खत्म होता है, क्योंकि बार बार देखना है कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा। पहले तो सूरज निकला। अब बताता है जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, यदि वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब आई हो तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। बेटे समझ में आया? यही तो अभी बार बार बताए सूत्र। तो हमारे पास क्या है, रोज, रोज बताओ क्या है, राइस रोज रिजेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी है और मेन वर्ब ही आई है। वर्ब के स्थान पर जिसमें कार्य पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो हम यहां पर क्या हटाएंगे, इसको रोज को हटाएंगे। यहां पर क्या करेंगे बेटे, बोलो, द सन हैविंग राइजेन, द सन, और फिर आगे क्या लिखेंगे बच्चे, हैविंग, फिर क्या लिखेंगे, राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, एक कामा लगाएंगे। ये जो ये कैपिटल लेटर में लिखा है ये हो जाएगा द। बताओ क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाक्य आपस में जोड़ रहे हैं और फुल स्टॉप था तो अलग अलग वाक्य थे, हम एक में जोड़ेंगे तो यहां पर कामा लगाएंगे। द सन हैविंग राइजेन, कामा, द फॉग डिसअपियर्ड। सभी बच्चे समझ गए हैं ये वाक्य? अब आगे चलते हैं। अगर ये वाक्य नहीं क्लियर हुआ है तो बताइए। 1 2 3 4, तीनों चारों वाक्य समझ में आ गए हैं, एक एक शब्द बताया है। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे। द सन सेट, सूरज अस्त हो गया, ये लिखा है। अगले में चलते हैं, दूसरे वाक्य में क्या आ रहा है, स्टार्स माने सितारे, केम अप माने आए या निकल आए, इन माने में, द स्काई माने आकाश में, सितारे आकाश में निकल आए। तो पहले तुम्हारे पास क्या कार्य करना है, तुम्हें ये देखना है कि हमारा वाक्य नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है कि नहीं है। सभी बच्चे समझ गए? हमें देखना क्या है कि वाक्य नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं। तो इस देखने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये देखना होता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं कि नहीं है। देखते हैं, यहां पर लिखा है द सन, ये लिखा है द सन, और दूसरे वाक्य में लिखा है द स्टार्स, ये तो लिखा है। अब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं, तो दिए हुए वाक्यों में जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है। तो हैं तो दोनों भिन्न 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 मिल गए। एक तो पहली कंडीशन ये पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखते हैं। तो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, पहले देखेंगे कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है। द सनसेट, सूरज अस्त हो गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सितारे आकाश में निकल आए। तो पहले बेटे बोलो, पहले सूरज निकला है कि पहले सितारे आकाश में निकले हैं? पहले सूरज अस्त हुआ है, उसके बाद में सितारे आकाश में निकले हैं। बताओ पहले सूरज अस्त हुआ कि पहले सितारे आकाश में निकले? बेटे बोलो, पहले सूरज अस्त हुआ। इसलिए सूरज अस्त हुआ वाला वाक्य में हमारे पहले काम खत्म हुआ है। अब इसी की क्रिया में परिवर्तन किया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब क्या परिवर्तन होगा, तो हम देखते हैं। यदि वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब लिखा हो
उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। इसलिए सेट लिखा है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेट 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 अस्त हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन हैविंग सेट, द सन, फिर आगे क्या लिखेंगे बच्चे, बोलो, हैविंग और सेट। हमने, तुम ये सोचो कि बेटे सन में कोई परिवर्तन नहीं, स्टार्स में, तो हमने बताया था जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होंगे तो दिए वाक्य अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे, दोनों के सब्जेक्ट तो वे अपने यथास्थान पर बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? द सन हैविंग सेट, फिर गामा द स्टार्स गेम अप इन द स्काई, तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, द स्टार्स गेम अप इन द स्काई। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे। लिखा है द वर्क वाज डन, कार्य खत्म हो गया। दिखाइए, द वर्क माने कार्य, पैसु वैस में लिखा वाज डन, खत्म हो गया। द वर्क वाज डन, कार्य खत्म हो गया। वी वेंट बैक होम, हम लौट आए घर वापस। वी माने हम, वेंट माने गए, बैक माने वापस, अर्थात वापस गए, वापस लौट आए, होम माने घर। सभी बच्चे समझ गए हैं? वी माने हम, वेंट बैक माने वापस लौट आए, होम माने घर। बहुत ध्यान सुनोगे, दोनों वाक्य हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैं कि नहीं हैं, पहले ये देखा जाएगा। तो बच्चे देखो, यहां पर द वर्क लिखा है पहले वाक्य के सब्जेक्ट में, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में बेटे वी लिखा है, और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग या भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों वाक्य किसमें है बेटे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। बता बेटे किसमें है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो हमें मिल गया, उसके आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है कि दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, तो ये देखेंगे कार्य किसमें पहले समाप्त हो रहा है। तो लिखिए, देख लिखा है द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस लौट आए। तो पहले बताओ कार्य पहले समाप्त हुआ है कि पहले हम घर वापस लौटे? ये बताओ, पहले कार्य समाप्त हुआ है कि पहले हम घर वापस लौटे हैं? पहले कार्य समाप्त हुआ है, बेटे समझ में आया, उसके बाद ही तो घर लौटे हैं। इसका मतलब ये कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ है, तो ये वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ है, इसकी ही क्रिया में परिवर्तन किया जाएगा। बेटे समझ में आया? अब हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है एक कि दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, यदि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पर वाज वेयर विजयमान आ जाए, तो उसे बीइंग में बदल दिया जाएगा। बेटे समझ में आया? अगर मेन वर्ब आ जाए तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखा क्या है। बेटे लिखा है द वर्क वाज डन, तो बेटे देखो वर्ब के स्थान पर क्या आया है, वाज आया है। हमें अब डन से कोई मतलब नहीं, क्या आया है, वाज आया है। बताएंगे दूसरा भी नियम, वाज आया है। अब वाज आएगा तो हम कहां में बदल देंगे बेटे, बोलो, बीइंग में बदल दिया जाएगा। ये लिखा है उसे बीइंग में बदल दिया जाएगा। और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए वे यथास्थान पर बने रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवाज के स्थान पर बीइंग, द वर्क बीइंग डन, कामा वी वेंट बैक होम। तो इसको हटाते हैं, यहां पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग। बेटे समझ में आ गया, द वर्क बीइंग डन, वी वेंट बैक होम। द वर्क बीइंग डन, कामा वी वेंट बैक होम। कार्य समाप्त हो गया, हम घर वापस लौट आए। एक दूसरा नियम भी होता है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा हो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हो, और वाक्य किसमें लिखा हो बेटे, बोलो, पैसिव और वॉइस में कभी भी वाक्य लिखा हो तो उसे हैविंग बीन में भी बदला जा सकता है। बेटे कैसे में बोलो बच्चों, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी वाक्य को लिखा जा सकता है। बीइंग के स्थान पर अगर हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा है तो। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसका ही प्रयोग करें, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये हमने बता दिया तुम्हें
क्योंकि वाज और डन था यहाँ, तो वाह के पैसिव वॉइस में था, इसलिए हैविंग बीन प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते थे। जैसे द वर्क हैविंग बीन डन कामा वी वेंट बैक होम। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमने अभी बताया क्या था, वाज वेयर इज एमआर आ जाए तो उसे बीइंग में ही बदल दिया जाए। सभी बच्चे समझ गए हैं, हमने दोनों रूल बता दिए हैं। आगे चलते हैं, हमारे इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वाक्य बचा हुआ है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म होने वाला है। सभी बच्चे समझ गए हैं बच्चों, बोलो। तो करते क्या हैं, द रेन, ये क्या लिखा है, द रेन स्टॉप्ड, वर्षा समाप्त हो गई, बंद हो गई, रुक गई। स्टॉप माने रुकना होता है बेटे, द रेन माने वर्षा, स्टॉप्ड माने रुकी या बंद हुई। द चिल्ड्रन माने बच्चे, वेंट आउट माने बाहर आए या बाहर गए, टू प्ले माने खेलने के लिए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वाक्य देखने के लिए हमारे पास क्या नियम है कि दो दिए हुए वाक्यों में दोनों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न या अलग अलग हैं कि नहीं। यहाँ पर द रेन है और यहाँ पर द चिल्ड्रन है, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं, इसलिए वाक्य किसमें लिखा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। अब जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ है। लिखा है दो दिए हुए वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए। तो देखते हैं, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। तो बताओ पहले बारिश रुकी है कि पहले खेलने के लिए बच्चे गए? पहले ये बताओ मैं बेटे, पहले हमारे पास नियम क्या है, बारिश रुकी है, खेलने के लिए तो बाद में गए हैं। पहले बारिश बंद हुआ है, वर्षा बंद हुई है, उसके बाद ही तो गए होंगे, तो ये काम पहले हुआ है। अब बताता है कि इसमें वर्ब के यदि स्थान पर, माने जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ है, उस वाक्य में यदि वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब आई हो तो उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो इसमें बेटे वाज वेयर इज एमआर हेल्पिंग वर्ब तो कहीं नहीं आई है, डायरेक्ट क्या आया है, मेन वर्ब स्टॉप्ड। तो इसे हम किसमें बदल देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो बेटे इसको हम हटाते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैविंग स्टॉप्ड। अब कहो इसको नहीं बदल रहे हो, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वाक्य होंगे, दोनों वाक्य यदि भिन्न भिन्न होंगे तो अपने यथास्थान पर बने रहेंगे। बेटे समझ में आ गया? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैविंग, फिर आगे क्या होगा, अच्छे बच्चे बोलो, स्टॉप्ड, द रेन हैविंग स्टॉप्ड कामा द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। सभी बच्चे समझ गए हैं? सबकी समझ में आ गया? अब ये जो दा है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, किस लेटर में, स्मॉल लेटर में। तो यहां पर हम दा ऐसे लिख देंगे, द रेन हैविंग स्टॉप्ड कामा द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। बताओ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में किसी को कुछ कठिन लगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंपल सेंटेंस जो सेंटेंस पढ़ा रहे हैं उसमें कठिन तो नहीं लगा है? नहीं कठिन लगा है। तो अब हम आगे चलते हैं बेटे, इसको थोड़ा रिमूव कर दें, एक्सरसाइज अगली देखते हैं। यहां पर लिखा है बेटे नाउन आर, आर माने अथवा, फ्रेज इन अपोजिशन, इन अपोजिशन, इन अपोजिशन का प्रयोग करना, इन अपोजिशन। नाउन बनाना है या तो फ्रेज बनाना है, और किसमें, इन अपोजिशन में। अब बता दें इन अपोजिशन, इन अपोजिशन बेटे देखो, इन ये पहले नाउन और फ्रेज को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए बेटे। फ्रेज ये वाक्यांश है, नाउन बताओ क्या है, नाउन संज्ञा है। अब ये नाउन और फ्रेज को थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए, यहां पर हम लिखते हैं इन अपोजिशन। पहले हम सेंटेंस में ये देखते हैं ये चीज क्या होती है, बेटे समझ में आया? इन अपोजिशन यदि हम जान जाए ये अपोजिशन क्या होता है तो वाक्य बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। यदि हम ये जान ही नहीं पाएंगे इन अपोजिशन क्या है तो वाक्य बनाएंगे क्या? तो बेटे बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे। यहां पर हम लिखते हैं रूल, इसका लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे, बहुत नियम में कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं लगेगी, इतनी भी कठिन है। बहुत ध्यान सुनोगे, देखोगे क्या क्या लिख रहे हैं। दो दिए, देखो
जब सेंधिस पढ़ी जाएगी उसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, उनको आपस में जोड़ा जाता है, उसी का नाम सिंथेसिस होता है। ये सेंथिस कल भी पढ़ाया था। तो हमें वाक्य आपस में जोड़ने हैं। किस तरह से जोड़ने हैं वो बताता है, इन अपोजिशन से जोड़ने। इन अपोजिशन क्या है, बस वही उसका नियम लिख रहे हैं। लिखा है दो दिए हुए वाक्यों में, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, दो या दो से अधिक हो। बेटे समझ में आया? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, चार मतलब वाक्य दो होंगे तभी तो जुड़ेंगे, या दो से ज्यादा होंगे तब जुड़ेंगे। एक वाक्य तो जुड़ेगा नहीं, तभी बार बार लिखता है दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में, दिए हुए वाक्यों में। बेटे समझ में आ गया हमने क्या पढ़ाया? दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में, दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में। बेटे समझ में आया? यदि कोई दो नाउन हो, प्रोनाउन हो, यहां पर लिख दो शब्द, कोई दो नाउन या शब्द, कोई दो नाउन प्रोनाउन, कोई दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए, चाहे वो फ्रेज में क्यों न लिखा हो। नाउन ये है बेटे, बहुत ध्यान सुनोगे, कहां पर है? नाउन और फ्रेज। यहां पर एक और शब्द लिख रहे हैं जो हमने हटाया था, नाउन, अथवा एक कामा लगाएंगे, आर लिखा था उसमें, नाउन और फ्रेज, PHRASE। अब देखो दो नाउन अथवा फ्रेज हो। फ्रेज का अर्थ क्या होता है? नाउन का अर्थ अभी बहुत अच्छी तरह समझा दे रहे हैं। दो शब्द, यदि कोई दो शब्द, चाहे शब्द जब एक ही अकेले आएगा, अभी बता रहे हैं, पहले नाउन और फ्रेज हम बता दें। जब कोई एक ही शब्द आ जाए, जब कोई एक ही शब्द आ जाए उसे नाउन कहा जाएगा। और कई शब्द आए और एक ही चीज को बताता हो तो उसे फ्रेज कहा जाएगा। फ्रेज माने वाक्यांश, वाक्य का अंश। अब अकेले नहीं होगा, उसके साथ दो तीन चीजें आएंगी, दो तीन शब्द आएंगे, उसे फ्रेज कहा जाएगा। ये और ये चीज एक ही है। ये अकेला होगा तो उसे नाउन कह दिया जाएगा, और अधिक शब्द आएंगे, अकेला शब्द नहीं आएगा, अधिक शब्द आएंगे तो उसे फ्रेज कहा जाएगा। अभी समझा दे रहे हैं। तो यदि दो शब्द, दो नाउन, दो शब्द, दो नाउन, दो शब्द, दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए, बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चे, बोलो, किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए, एक ही व्यक्ति के लिए आए, व्यक्ति के लिए आए। फिर एक बार सुनो, नोट में क्या हमने लिखा है, यही सूत्र जोड़ा जाएगा बच्चे, बोलो। दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्य, दो या दो से अधिक तो होंगे ही, फिर जुड़ेंगे कैसे, वो तो पहले से दिया होगा। दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में यदि कोई दो शब्द, माने नाउन, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई दो नाउन हो चाहे फ्रेज हो, माने कोई दो शब्द, कोई दो चीजें किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए, माने व्यक्ति हो, वस्तु अथवा स्थान हो। व्यक्ति हमने लिख दिया, ये व्यक्ति, भाई नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान होता है। व्यक्ति है, वस्तु है अथवा स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। तो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए ही आए, स्थान के लिए ही आए। बेटे समझ में आया? तो उन्हें कामा लगाकर पास लिख दिया जाता है। तो उन्हें कामा लगाकर, कामा हिंदी में लिख दे रहे, ऐसे कामा लगाकर पास लिख दिया जाता है। पास माने एक पास लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इससे ही क्या कहा जाता है? किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए तो उन्हें कामा लगाकर पास लिख दिया जाता है। किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? उन्हें कामा लगाकर पास लिख दिया जाता है। इसे अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है? अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी समझा दे रहे हैं। देखो हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं।
इनको आपस में जोड़ा। अब जो पास पास जिन्हें लिखा जाएगा वो या तो वे नाउन होंगे या वे फ्रेज होंगे। और नाउन क्या चीज है? अकेला जब कोई शब्द आएगा तो नाउन कहलाएगा, और उसके साथ में एक दो और शब्द जुड़े होंगे तो फ्रेज कहलाएगा, माने वाक्यांश कहलाएगा। तो बेटे ये वाला वाक्य देखते हैं, सभी बच्चे समझेंगे, बहुत ध्यान से समझोगे। ये दो दिए हुए वाक्य हैं। लिखा है हियर माने यहाँ, इस माने है माई सिस्टर इन लॉ। माई माने मेरी, सिस्टर इन लॉ माने भाभी या साली। भाभी या साली, भाभी या शाली, यहां मेरी एक साली है। हर नेम उसका नाम, हर नेम उसका नाम। इज माने है, निधि माने निधि। हमें अब वो नहीं देखना है, बताओ क्या, जो इसके पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाए थे उसे नहीं देखना। अब हम चल रहे हैं क्या? अपोजिशन में चल रहे हैं, नाउन और फ्रेज के अपोजिशन में चल रहे हैं। अपोजिशन हमें देखना है, बहुत ध्यान सुनोगे। देखो हमारी भाभी है, भाभी का नाम क्या है? निधि। तो निधि एक शब्द ये आया है बेटे, बहुत ध्यान सुनोगे। निधि नाउन है, निधि नाउन है। अब नाउन क्या चीज है? अकेला शब्द आया है, नाउन है, बहुत ध्यान सुना। और इधर देखो सिस्टर इन लॉ आया है, बहुत ध्यान से सुनोगे। सिस्टर इन लॉ कहो, चाहे हमारी भाभी कहो, चाहे निधि कहो, निधि ही तो भाभी है, निधि ही तो भाभी है, भाभी ही तो निधि है, निधि ही तो भाभी है। अब भाभी है तो निधि है, निधि है तो भाभी है। अब ये शब्द दोनों एक ही के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाएगा बच्चे बोलो? उन्हें कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाएगा। बेटे समझ में आ गया? अब कामा लगाकर इन्हें पास पास लिख दिया जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ मेरी एक शाली है। अब कामा लगाओ, निधि। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, निधि। भाई ये चीज और ये चीज आपस में एक ही व्यक्ति को दिखाती है, कि एक ही व्यक्ति को दिखाती है, इसलिए इसके पास पास नहीं लिखकर कामा लगा दिया जाएगा। तो उन्हें कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाएगा। बेटे समझ में आया? तो कैसे बनेगा? हियर इज माई सिस्टर इन लॉ कामा निधि। अब बेटे समझ में आ गया होगा सबके। और ये चीज लिखी नहीं जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब लिखने के लिए दूसरी तरह से लिखा जाए तो हो जाएगा नेम्ड निधि, लेकिन ऐसा पूछता नहीं। हमारे नियम में ये लिखा है कि कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाता है, उसे ही अपोजिशन कहते हैं। तो लिखा कैसे जाएगा? हियर इज माई सिस्टर इन लॉ कामा निधि, क्योंकि सिस्टर इन लॉ साली है, निधि भी हमारी शाली है, सिस्टर इन लॉ भी शाली है, इसलिए दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। कामा लगाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा बेटे? अपोजिशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपोजिशन कहा जाएगा। तो यही हो गया नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। सभी बच्चे समझ गए होंगे। पहला वाक्य तो समझ गए होंगे, लेकिन कैसे नियम का प्रयोग हुआ है ये भी समझ गए होंगे। दूसरा वाक्य चलते हैं, जब समझ में आया तुरंत बताइएगा, बहुत ध्यान सुनोगे। राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज माने थे, एक ब्रेव वॉरियर, एक वीर योद्धा थे। राणा प्रताप बेटे क्या थे? वीर योद्धा थे। राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। राणा प्रताप माने राणा प्रताप, वाज माने थे, ए माने एक, ब्रेव माने वीर, और वॉरियर माने योद्धा। राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। He was the king, he माने वाह, was माने थे, the king माने राजा, of माने के, मेवाड़ माने मेवाड़ के राजा थे। बहुत ध्यान से सुनोगे। राणा प्रताप वीर योद्धा थे, वो मेवाड़ के राजा थे। हमें सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा? नाउन या फ्रेज। तो बेटे जब हमारे पास कोई एक शब्द, कोई दो शब्द या कोई दो फ्रेज किसी एक व्यक्ति के लिए आए तो उन्हें कामा लगाकर पास पास लिखा जाएगा। सबको नहीं, दो चीजों को लिखा जाएगा कामा लगाकर पास पास। बहुत ध्यान सुनोगे। ये राणा प्रताप बेटे है, बताओ क्या है? राणा प्रताप। बताओ राणा प्रताप नाउन है? किसी व्यक्ति वस्तु उत्पाद स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब लिखा है ए ब्रेव वॉरियर। बताओ एक ब्रेव वॉरियर कौन, एक वीर योद्धा कौन है? राणा प्रताप। ये इतना शब्द बताओ, एक दो तीन, तीन शब्द आए हैं। ये फ्रेज, ये हो गया फ्रेज। अब बताओ राणा प्रताप कहो चाहे एक वीर योद्धा कहो, दोनों एक के लिए आए। अब आगे और चलते हैं। द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा। अब मेवाड़ के राजा ये नाउन नहीं कहेंगे इसको, है तो सब नाउन।
लेकिन जब हमने बताया था कई शब्द आ जाए तो उसे फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? फ्रेज कहेंगे। देखो किंग लिखा, आप लिखा, मेवाड़ लिखा, 3 शब्द आए, इसे हम बेटे क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। नाउन और फ्रेज है तो एक ही चीज। जब ज्यादा शब्द आएंगे तो उसे फ्रेज कहा जाएगा, जब अकेला आएगा तो उसे नाउन कहा जाएगा। सबकी समझ में आ गया होगा बेटे हमने क्या पढ़ाया है। तो द किंग ऑफ मेवाड़ कहो चाहे राणा प्रताप कहो, राणा प्रताप तो मेवाड़ के राजा थे, चाहे राणा प्रताप कहो, चाहे बेटे क्या कहो बताओ, मेवाड़ के राजा कहो, चाहे राणा प्रताप कहो, चाहे वीर योद्धा कहो। अब तीनों तो एक है, लेकिन हमने क्या बताया है? 2 को कामा लगाकर पास पास लिखा जाएगा, 3 को नहीं। तो कोई एक शब्द ले लो जो मुख्य शब्द होता है, माने हम वही चीज उसके पास लिखते हैं तो उसके बिल्कुल समीपवर्ती होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, इसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है? जो मुख्य होता है। तो मुख्य मेवाड़ के राजा कहोगे तो राणा प्रताप का नाम बहुत जल्दी लोग जान जाएंगे, राणा प्रताप कहोगे तो मेवाड़ के राजा जान जाएंगे, लेकिन वीर योद्धा कोई भी हो सकता है। तो मुख्य कौन है? मेन कौन है? मेन फ्रेज कौन है राणा प्रताप के लिए? द किंग ऑफ मेवाड़। सबकी समझ में आ गया? पहले राणा प्रताप लिखा है बेटे, बोलो लिखा है, कहो हाँ, एस कहो तो हम यहां लिखते हैं राणा, फिर क्या लिखते हैं बेटे बोलो? प्रताप, राणा प्रताप हो गया। अब राणा प्रताप के बाद में क्या आया है उसके लिए शब्द? द किंग ऑफ मेवाड़, यही तो आया है। इसका शब्द क्या है? इसके लिए जो मैंने 2 नाउन जब किसी एक ही व्यक्ति के लिए, इसके लिए क्या आया है? द किंग ऑफ मेवाड़, यही तो मेवाड़ के राजा हैं, तो उन्हें कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाता है। द किंग ऑफ मे और वाड़, राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़। सबकी समझ में आया? फिर हमारे पास बचा क्या? वाज, ये वाज है, वाज। अब जब यहां से किंग ऑफ मेवाड़ हट गया तो इसका कोई काम ही नहीं रहा, तो हम क्या लिखेंगे? वाज ए ब्रेव वॉरियर, ब्रेव WARRIOR, ब्रेव वॉरियर। सबकी समझ में आ गया ये वाक्य कैसे बना? राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे? बहुत ध्यान सुनोगे। यहां पर लिखेंगे बेटे राणा, फिर यहां क्या लिख दिया बेटे? प्रताप, राणा प्रताप हो गए, कामा लगाया। इसके लिए दूसरा शब्द कौन आया था? मान लीजिए नहीं हमको मालूम है, ब्रेव वॉरियर भी तो है, ब्रेव वॉरियर कहो चाहे राणा प्रताप कहो, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटे बोलो एक बार? ब्रेव, फिर क्या लिखा है? वॉरियर, राणा प्रताप कामा ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर। सबकी समझ में आया? अब आगे क्या है? फिर हमारे पास जब ये सब यहां ले आए तो बचा क्या आगे? वाज द किंग ऑफ मेवाड़ कामा वाज द किंग ऑफ KING, किंग ऑफ मेवाड़। सबकी समझ में आया? अब ये वाक्य ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, लेकिन कहो इसमें मुख्य चीज कौन सी चीज है? मुख्य बात कौन है? मेन वर्ब, मेन चीज कौन सी है? तो किंग ऑफ मेवाड़ जो है राणा प्रताप के लिए आए, तो ये इसको लिखने के लिए इस चीज को अगर लिखेंगे बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है, ये उतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वाक्य दोनों सही है। सभी वजह समझ गए हैं? लिखा है बाबर। तीसरा वाक्य देखिए, और अपोजिशन समझ में आ गया होगा, नाउन आ गया होगा, फ्रेज आ गया होगा। फ्रेज हो, नाउन हो, इन अपोजिशन में हो, बहुत ध्यान से सुनोगे बेटे। लिखा है बाबर, बाबर ने डिफीटेड माने हराया लोदी, लोदी को हराया। बाबर ने हराया लोदी को, बाबर ने किसको हराया? लोदी को। बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने हराया लोदी को, बाबर ने हराया लोदी को। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर क्या थे? एक तुर्क जाति के थे, तुर्क एक जाति होती है। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर वाज ए तुर्क, बाबर माने बाबर वाज माने थे, ए माने एक, तुर्क माने तुर्क। बाबर बताओ क्या थे? तुर्क थे। बाबर क्या थे? तुर्क थे। बाबर क्या थे? तुर्क थे। बहुत ध्यान सुनोगे, बार बार बताते हैं। अब सुनोगे क्या? बाबर क्या थे? तुर्क थे। चाहे ए तुर्क कहो चाहे बाबर कहो, बाबर के लिए शब्द कौन सा आया है? ए तुर्क, बाबर के लिए। बेटे हमने बताया था जब 2 नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए तो उन्हें कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाता है, इसे ही अपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोजिशन। तो बाबर ये शब्द है और तुर्क ये है, ए तुर्क।
बताओ, दोनों एक ही आदमी के लिए आए हैं तो इन्हें किसी व्यक्ति के लिए आए, इन्हें कामा लगाकर पास पास लिख देंगे। लेकिन आगे और भी ये हमारा वाक्य है, अभी खत्म नहीं हुए, अभी तीसरा वाक्य एक है। सभी बच्चे समझ गए हैं? लिखा है लोधी थे द इम्परर माने सम्राट, ऑफ माने के, इंडिया माने भारत के। तो लोधी भारत के सम्राट थे। बताओ लोधी कौन थे? भारत के सम्राट थे। अब लोधी के लिए शब्द क्या आया है? भारत के सम्राट, भारत के सम्राट। लोधी के लिए भी एक शब्द आया है। लोधी क्या थे? भारत के सम्राट। लोधी क्या थे? भारत के सम्राट। बाबर कौन थे? तुर्क थे। तो इनको पास पास कामा लगाकर लिख दिया जाएगा, यही केस इन पोजीशन हो गया। अब कहोगे कि तुमने ज्यादा लिख दिए हैं, तो हमारे पास ज्यादा नाउन भी तो आए हैं भाई। लोधी के लिए शब्द आया है भारत के सम्राट, और बाबर के लिए शब्द आया है, बताओ क्या? ए तुर्क। सबकी समझ में आ गया? तो हम यहां पर लिखते हैं, बेटे समझ में आ गया कि नहीं? बाबर। अब बाबर के लिए दूसरा शब्द क्यों ना आया है? क्यों कामा लगाकर हमें पास पास लिखना है? ए तुर्क, तो यहां लिखेंगे ए, और TUR के तुर्क, बाबर ए तुर्क। फिर उसके आगे हमारे पास शब्द क्या लिखा था? डिफीटेड, तो यहां पर हमने लिख दिया डिफीटेड। सभी बच्चे देखेंगे इधर, डिफीटेड। बाबर ने किसको हराया बेटे? बोलो, लोधी को। यहां लिखेंगे लो और दी, लोधी हो गया। अब ये कामा लगाओ, लोधी था कौन भाई? जब दो नाउन किसी एक आदमी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए आएंगे तो उन्हें कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाएगा, यही ये नियम बताता है, ये अपोजिशन में है। तो बताओ हम क्या लिखेंगे? द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया, एम्पेरर ऑफ इंडिया, एम्पेरर ऑफ इंडिया। सभी बच्चे समझ गए कि नहीं? बाबर कामा ए तुर्क, ये शब्द और ये शब्द किसी एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करता है, इसलिए इनको पास पास कामा लगाकर लिख दिया जाता है, इसे अपोजिशन कहते हैं। लोधी और एम्परर ऑफ इंडिया, ये कामा लगाकर लिख दिया गया क्योंकि ये और लोधी और एम्परर ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं। तो बाबर कामा ए तुर्क डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर जो एक तुर्क था, उसने भारत के सम्राट लोधी को हराया था। सबकी समझ में आ गया बेटे? दोनों वाक्य क्लियर हो गए, ये भी हो गया, राणा प्रताप हो गए, बाबर हो गए। अगला वाक्य लेते चलते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे, बहुत सरल है। बताओ, कठिन लग रहा? कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। कसम खुदा की, यदि इसको देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा और भूल नहीं सकोगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था क्या, और क्या था ये केस इन पोजीशन, क्या था नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, क्या था, ये कभी भूलोगे नहीं। तो बेटे आगे चलते हैं हम। लिखा है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन एक नाम है, ये नाम है, नाउन है बेटे। अभी हमें अपोजिशन में देखना है, बताओ नाउन है कि नहीं है? है, क्यों? किसी का नाम लिखा है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, ये नाउन है। वाज माने थे द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ऑफ इंडिया माने भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। सभी बच्चे समझ गए हैं? ही वाज, वो थे। द ग्रेट फिलासफर माने महान, फिलासफर माने दार्शनिक, वो महान दार्शनिक थे। वो क्या थे? महान दार्शनिक। तो बेटे बहुत ध्यान सुनोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहो माने भारत के राष्ट्रपति कहो, चाहे महान और दार्शनिक कहो। महान दार्शनिक किसके लिए आया है? राधा कृष्णन के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति किसके लिए आया है? राधा कृष्णन के लिए। राधा कृष्णन के लिए बताओ, इधर से एक शब्द आया, इधर से एक शब्द नहीं है, एक शब्द होता तो नाउन कहलाता, और उसमें ज्यादा आए हैं तो उसे फ्रेज कहा जाएगा। कितना सरल है। तो फ्रेज आए हैं, प्रेसिडेंट एक हो गया, ऑफ दो हो गए, इंडिया तीन हो गए। जब बताया था हमने कई शब्द लिखे हो और किसी एक व्यक्ति के लिए आए तो उसे फ्रेज कहा जाएगा, अगर अकेला आ जाएगा तो उसे नाउन कहा जाएगा। नाउन और फ्रेज में इतना अंतर है। तो हमारे पास ये इस तरह से बन सकता है, दोनों तरह से, जैसे ये बताया था, क्योंकि तीन उसमें हमें मिले हैं शब्द जो एक ही आदमी के लिए हैं। तो अब लिखे जाएंगे कामा लगाकर पास पास केवल दो। पहले राणा प्रताप इधर लिख लेते हैं, बेटे बोलो राणा, फिर इधर बेटे क्या लिखा? प्रताप। राणा प्रताप नहीं है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन है, डॉक्टर
राधा, फिर आगे क्या लिखा बेटे, कृष्ण और नन, डॉक्टर राधा कृष्ण, एक कामा लगाओ बेटे। भी हमने क्या बताया था, इनके लिए दो शब्द आए हैं, एक चाहे कहो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चाहे कहो द ग्रेट फिलोसफर, ये दो शब्द आए हैं। जो मन हो वही लिख लो। वैसे तो लिखना तुम्हें क्या चाहिए कि राधा कृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, यही उनका, यही मुख्य बात है राधा कृष्णन की, तो यही लिख लो पहले, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहो चाहे राधा कृष्णन। जब दो नाउन किसी दो फ्रेज किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए तो उसे कामा लगाकर पास पास लिख दिया जाएगा। द प्रेसिडेंट, बेटे बोलो, प्रेसी और डेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। सबके समझ में आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, वाज द ग्रेट फिलोसफर, वाज द ग्रेट फिलोसफर, वाज द ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसफर। बेटे समझ में आया। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है राधा कृष्णन, अब ये वाली बात यहां लिख दो, राधा कृष्णन कामा द ग्रेट फिलोसफर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि ये चीज मुख्य है और ग्रेट फिलोसफर उतना मुख्य नहीं दिखाई देता, माने इसकी तुलना में थोड़ा कम है, ये ज्यादा है। और लिखने के लिए कुछ भी लिख दो। बताओ यहां तक क्लियर हो गए। अब हमारे पास बचा है ये वाक्य, बहुत ध्यान सुनोगे। आई हैव नेवर बीन, मैं कभी नहीं रहा हूं, टू मुंबई माने मुंबई में, आई माने मैं, हैव बीन माने रहा हूं, नेवर माने कभी नहीं, टू माने को या मैं, मुंबई माने मुंबई में, मैं मुंबई या बंबई में कभी नहीं रहा हूं। बहुत ध्यान सुनना। अब देखो पहले नाउन इसमें देखो, क्योंकि नाउन ऊपर कहता है बेटे, तो इसमें नाउन कोई देखो, मुंबई बॉम्बे मिला, यही तो स्थान है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेटे बोलो, तो मुंबई हमारे पास क्या है, स्थान है, इसलिए नाउन है। आगे चलो चलते हैं। इट इज, इट माने यह, बताओ कौन, मुंबई है। द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, सी पोर्ट माने बंदरगाह, सी पोर्ट माने बंदरगाह, सी पोर्ट माने बंदरगाह, ऑफ माने का, इंडिया माने भारत का, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बताओ बंदरगाह कौन सबसे बड़ा है, मुंबई। तो बेटे देखो, द बिगेस्ट सी पोर्ट, बिगेस्ट भी आया, सी पोर्ट आया, ऑफ आया, इंडिया। तो ये नाउन नहीं, ये फ्रेज में है, क्योंकि ज्यादा जब आएंगे सब फ्रेज कहलाएगा, अकेला आएगा तो नाउन कहलाएगा। तो बेटे ये किसके लिए है, बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। बताओ मुंबई के लिए, इसलिए मुंबई के पास कामा लगाकर इसे लिख दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए। तो देखो, आई माने मैं, हैव नेवर बीन टू मुंबई, मुम और बई, मुंबई हो गया, कामा लगाओ। मुंबई है क्या, मुंबई के लिए एक शब्द आया है या फ्रेज आया है, क्या आया है, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, कामा लगाकर पास पास लिख दो बेटे, यही फ्रेज, यही अपोजिशन कहलाएगा। बेटे समझ में आया। द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, BIGGEST, बिगेस्ट, और सी पोर्ट ऑफ इंडिया, सी पोर्ट ऑफ इंडिया। बताओ सबकी समझ में आ गया, फ्रेज क्या होता है, नाउन क्या होता है और अपोजिशन क्या होता है। सभी बच्चे समझ गए। अब हमारे पास शेष दो वाक्य बचते हैं। द रिमेनिंग 2 सेंटेंसेस बहुत सरल हैं, देखिएगा। नेहरू वाज, नेहरू वही चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाज माने थे, एक ग्रेट माने महान, स्टेट्समैन माने राजनीतिज्ञ, एक महान राजनीतिज्ञ थे कौन, चाचा नेहरू। ही वास वो थे, द फर्स्ट माने प्रथम या पहले, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, ऑफ माने के, इंडिया माने भारत के, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बेटे समझ में आ गया। अब नाउन ढूंढो एक तरफ से। नाउन हमारे पास नेहरू मिलता है क्या, ना किसी के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नेहरू मिला, नेहरू क्या हो गया, नाउन। बेटे समझ में आया। नेहरू के लिए कोई दूसरा शब्द कौन आया, अब देखेंगे। शब्द आए, चाहे वाक्यांश आए, चाहे फ्रेज आए, चाहे नाउन आए। बेटे बोलो, एक ग्रेट स्टेट्समैन, एक महान राजनीतिज्ञ। बेटे ये भी तो है, किसके लिए आया बताओ, नेहरू जी के लिए। दूसरा क्या आया है,
द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी तो आया है नेहरू जी के लिए। तो बताओ इसमें मुख्य चीज कौन सी है? प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए मुख्य शब्द हुआ, इसलिए इसी है पहले कामा लगाकर लिख दो। इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लिखने के लिए वैसे भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखोगे? नेहरू यहां पर पहले देखो, पहले नेहरू लिखा तो तुमने भी लिख लिया बेटे, बोलो नेहरू हो गया। सभी बच्चे समझ गए हैं? एक कामा लगाया तुमने। अब क्या लिखोगे? ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन मुख्य चीज पहले लिखियो। तो क्या लिखोगे? नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये फ्रेज में लिखा है, इसलिए कामा लगाकर वो लिखो, द फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, PRIME, और फिर लिखो मिनिस्टर, PRIME है ये, मिनिस्टर MINISTER, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इस यहां तक तुमने लिख लिया, बचा क्या बेटे, बोलो वाज। वाज यहां पर हमने लिख दिया, वाज क्या थे ये? ए ग्रेट स्टेट्समैन। ग्रेट माने महान, और स्टेट्समैन माने राजनीतिज्ञ। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब एक ग्रेट स्टेट्समैन ये भी लिख सकते हैं पंडित नेहरू के बाद, लेकिन मुख्य क्या है? इससे चीज, इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी बच्चे समझ गए? आज इस एक्सरसाइज का लास्ट वाक्य लिखा हुआ है बेटे, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक ड्रामा है। शेक्सपियर ने 37 ड्रामा लिखे। कितने? 37। अब यहां पर तो हमारे पास लिखा शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा, जूलियस सीजर माने जूलियस सीजर। ही वाज, वो थे एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, एक महान ड्रामाटिस्ट थे। पहले हमने नाउन ढूंढना है बेटे। क्या ढूंढना है? नाउन। नाउन बताओ कौन है? पहले मिला शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या मिला? शेक्सपियर, शेक्सपियर ये नाम मिला, शेक्सपियर मिला। शेक्सपियर थे कौन बेटे, बोलो? एक महान नाटककार, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, एक महान नाटककार। बताओ शेक्सपियर क्या थे? एक महान नाटककार थे बेटे, मिला। एक महान नाटककार कौन था? शेक्सपियर। अब ये शब्द पहले मिल गया, और इसके पास एक कामा लगाकर लिख दो। कुछ भी नहीं करना बेटे, बोलो अच्छे बच्चे। तो शेक्सपियर कामा एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, कामा लगाकर हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि अपोजिशन का ही अर्थ है कामा लगाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाए। शेक्सपियर कामा एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर एक महान नाटककार ने जूलियस सीजर लिखा था। सभी बच्चे समझ में आ गया? सारे। अब हम सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि इसकी समझ में न आया हो, केस इन अपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, अथवा हमने क्या बताया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हमने आज 2 नियम का ही प्रयोग कर दिया है 2 एक्सरसाइज में। सभी बच्चों को मालूम हो गया होगा आज क्या कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या है। सेंसेस के अंतर्गत आज सिंपल सेंटेंस पढ़ाए हैं। यहीं से हम खत्म करते हैं बेटे। अच्छा, नमस्कार, गुड बाय।